गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, राम राम साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टीचर साहब पर। मैं मोहित दीक्षित आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी ट्रिपल एससी पेट की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बता रहा था। कल मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा ओवर रिव्यू किया था। आज की इस क्लास में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल आप परीक्षाओं में देख रहे होंगे ट्रेंड्स बदल रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है। तो जो डिटेल्स में पढ़ेगा वही आगे सक्सेस होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि 1-2 घंटे की मैराथन देखकर आप कोई पेपर बीट कर लें, तो ये अब संभव नहीं बच रहा है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को बिना किसी देर के। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि 1885 से चला और 1947 तक अनवरत चलता रहा, 15 अगस्त 1947 तक, उसका जो प्रथम चरण था उसे उदारवादी चरण कहा गया। इसका अगर टाइम पीरियड देखें तो इसका टाइम पीरियड 1885 से 1905 के बीच था। तो जो उदारवादी चरण या राष्ट्रीय आंदोलन को होने में, या राष्ट्रीय आंदोलन क्यों हुआ, इसमें क्या भूमिकाएं थी, अंग्रेजों की क्या कमियां थी जिसकी वजह से भारतीयों में असंतोष पैदा हुआ। तो सबसे बड़ी कमी भारतीय जो थी अंग्रेज नीतियों में, उनमें आर्थिक नीतियां सबसे महत्वपूर्ण थी। भारत अंग्रेजों के आने से पहले आर्थिक रूप से काफ़ी सुदृढ़ हुआ करता था। हमारे ऊपर मुगल शासन करते थे तो इतना तो मतलब नहीं परेशान करते थे जितना कि अंग्रेजों ने परेशान किया भारतीयों को। अंग्रेजों ने भारतीयों पर बेलगाम चीज़ें थोपी, जैसे नील की खेती करना, इस तरह के काफ़ी सारे काम किए जिससे कि भारतीयों में एक असंतोष फैल रहा था। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की ज़रूरत 1857 की क्रांति के बाद और ज़्यादा होने लगी, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई तो लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ कि हम अंग्रेजों से लड़ सकते हैं। अब जब अंग्रेजों को यह बात समझ में धीरे धीरे आने लगी कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज यह समझने लगे थे धीरे धीरे कि भारत में ज़्यादा दिनों तक टिकना मुश्किल है। अगर हम भारतीयों पर दबाव नहीं बनाएंगे, अगर भारतीयों को दबाव में नहीं लाएंगे, इनके क्रांतिकारियों को हम जो है नहीं दबाएंगे, तो हमारा जो यहाँ पे उपनिवेश है ये ख़त्म होता चला जाएगा। इस वजह से क्या हुआ कि 1857 की विफलता, क्रांति की विफलता के बाद भी अंग्रेज चाहते थे कि भारत के जो क्रांतिकारी हैं इनको किसी तरह दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए, जहाँ से आवाज़ उठे वहीं की वहीं आवाज़ दबा दी जाए। तो ऐसी रणनीति थी। इस वजह से क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो है शुरुआत हुई 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की आपको शुरुआत मानी जाती है। तो 1885 में क्यों मानी जाती है? क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण था कांग्रेस की स्थापना। इसके पहले भारत में कई आंदोलन हुए अंग्रेजों के खिलाफ, परंतु वो पूर्ण रूप से जो है नस्त नाबूद कर दिए जा रहे थे, इतना ज़्यादा प्रभावशाली हो नहीं पा रहे थे। तो एक संगठन की ज़रूरत, एक संगठन की कमी के कारण ऐसा हो रहा था। आप 1857 की क्रांति को देखेंगे तो वहाँ कोई नेतृत्व तो नहीं था, कोई अपनी पेंशन के लिए लड़ रहा है, कोई किसी के लिए लड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों से इतर ज़रूरत थी स्वराज के लिए लड़ने की। तो कांग्रेस की स्थापना के साथ भारत में एक संगठन खड़ा होता है जो कि भारत के लिए लड़ना चाहता है, जो भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़ता है। तो कांग्रेस की स्थापना के साथ ही हम अपने राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत को मानते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना एलन एक्टिवन ह्यूम ने करी दिसंबर 1885 में। दिसंबर 1885 में एलन एक्टिवन ह्यूम या सर ए ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना करी। कांग्रेस की स्थापना की ज़रूरत हमसे ज़्यादा, मतलब भारतीयों से ज़्यादा अंग्रेज़ों को ज़्यादा लगने लगी। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि एक कोई ऐसा संगठन हो जो भारतीय लोगों को, जो भारत में पनप रहे असंतोष को ऊपर ला सके, हम तक उनकी बातें पहुंचा सके, भारतीयों की बातें। क्योंकि अगर संगठन होगा तो उसमें बातें आएंगी, भारतीयों के बीच के लोग होंगे तो भारतीय उन्हें अपना दर्द बताएंगे, और उससे क्या होगा, जो हमारा संगठन होगा, मतलब अंग्रेजों ने जो संगठन बनाया उस सोचा कि हमारा जो संगठन होगा ये हमें बातें आके बताएगा, जहां असंतोष होगा हम उसको वहीं का वहीं दबा देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था वो पुणे में प्रस्तावित किया गया, पहला अधिवेशन। परंतु पुणे में 1885 में प्लेग चरम पर था।
प्लेग महामारी के कारण वहाँ जो है पुणे में प्रथम अधिवेशन होना या अधिवेशन होना ही संभव नहीं था, क्योंकि प्लेग की वजह से वहाँ चापेकर बंधुओं ने रैंड को गोली मारी थी, रैंड। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ पे पुणे में माहौल उतना अच्छा नहीं था कि अधिवेशन कराया जा सके। तो जो है अधिवेशन को वहाँ से स्थानांतरित करके मुंबई शिफ्ट किया गया। मुंबई शिफ्ट करने के साथ ही अधिवेशन की शुरुआत 25 दिसंबर 1885 से होती है, जो कि मुंबई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से होती है। अब आप देखेंगे कि कांग्रेस जो थी, कांग्रेस का सबसे पहले जब स्थापना की गई तो कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस का नाम था, परंतु क्या हुआ कि अब भारतीय लोग हैं तो भारतीयों में एक आदत होती है सलाह देने की ना, हम आप चाहे जो हों, एक आदत है कि कोई कुछ कर रहा है तो हम उसमें सलाह ज़रूर देते हैं। तो दादा भाई नौरोजी थे, उनको लगा कि हमें इस पे सलाह देनी चाहिए, ऐसा नाम ठीक नहीं है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम रखा जाए। तो दादा भाई नौरोजी ने सर ह्यूम को जो है दिया सुझाव कि इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया जाए। तो जो भारतीय राष्ट्रीय संघ बना था संगठन, उसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस असल में लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। क्यों? क्योंकि डफरिन उस समय भारत का वायसराय था। डफरिन को लगता था कि भारतीयों में 1857 की क्रांति के बाद से असंतोष पूर्ण रूप से विद्यमान है। ब्रिटिशर्स को अपने ऊपर खतरा लगता था, क्योंकि उनका उपनिवेश धीरे धीरे, अगर रोज क्रांतियां हुई तो क्या होगा, एक न एक दिन उन्हें भारत को छोड़ना पड़ता, ये मजबूरी थी उनकी। तो वो ये जानना चाहते थे कि जहां विद्रोह हो रहा है उस विद्रोह को होने से पहले ही हम, जब विद्रोह पनप रहा हो भारतीयों के मन में, तभी जान लें। तो इस वजह से कांग्रेस की स्थापना कर दी लॉर्ड डफरिन ने एव्यूम के साथ मिलकर। जो उस समय कांग्रेस के नेता थे, मतलब प्रथम चरण के नेता या उदारवादी चरण के जो नेता थे, वो नेता अधिकतर बुद्धिजीवी नेता, पढ़े लिखे नेता, यूं कहें बहुत शिक्षित वर्ग के नेता थे। जैसे उनमें वकील, पत्रकार, इंजीनियर, डॉक्टर्स, इस टाइप के आपको नेता इसमें कांग्रेस के शुरुआती दौर में मिलेंगे। कांग्रेस के जो पहले अधिवेशन में कुल सदस्य आए थे, उनकी संख्या की बात करें तो उनकी संख्या 72 थी, जिसमें से सर्वाधिक मुंबई से 38 लोग आए थे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में। क्योंकि मुंबई में ही अधिवेशन हो रहा है तो मुंबई के लोग तो आएंगे ही। आपके आसपास भी अगर कहीं कोई संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है मान लीजिए, तो आप क्या करते हैं, आपके गांव, आपके घर, आपके शहर के ही लोग वहां ज़्यादातर पहुंचते हैं। तो मुंबई के लोग 38 थे। कभी कभी ये पूछ लेता है कि सर्वाधिक लोग कहाँ के थे, तो मुंबई के थे। जो प्रथम अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और सचिव उस अधिवेशन के एव्यूम थे। एव्यूम कभी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, परंतु इन्होंने 1885 से जो है 1927 तक सचिव के पद पे काम किया, नज़र रखते थे ये कांग्रेस की गतिविधियों पर। एव्यूम अगर बात करें तो एक रिटायर्ड ICS अधिकारी थे अंग्रेजों के सरकार से, ब्रिटिश सरकार से, और ये भारत में शौकिया पक्षी वैज्ञानिक बने के रह रहे थे। मतलब ये भारत में रहते थे प्रकृतिवादी बनकर, पक्षियों की देखभाल के लिए। 1886 का इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस जो थी, इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि 1851 में इसको जो है संगठित किया गया था। तो इस समय जो है 1886 में इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का जो दूसरा अधिवेशन चल रहा था, सॉरी 1885 में। तो क्या हुआ कि इसके जो नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का हिस्सा नहीं बने। जबकि आप पढ़ेंगे कि वो उदारवादियों में बड़े नेता माने जाते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दादा भाई नौरोजी के साथ सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम बहुत सारी जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या किया कि 1886 में इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में कर दिया। उनको लगा कि मतलब अब भारतीयों को एक हो जाना चाहिए, एक संगठन के थ्रू हम जल्दी से जल्दी अंग्रेजों तक अपनी बातें पहुंचाएंगे और उनसे अपनी बातें मनवाएंगे। उदारवादी का मतलब लोग जो थे, उनका ये मानना था कि अंग्रेज भले हमें ना छोड़े, भले हमारे देश को ना छोड़ कर जाए, मगर
हमारे ऊपर जो ये अत्याचार कर रहे हैं इनको कम कर दिया जाए। तो इस वजह से जो है इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में कर दिया गया। इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस पहली ऐसी भारतीय संगठन है, पहला ऐसा भारतीय संगठन है जिसने अंग्रेजों से राजनीतिक अधिकार मांगे थे। कभी कभी पूछता है कि पहला ऐसा संगठन बताइए जिसने भारत में राजनीतिक अधिकार अंग्रेजों से मांगे, तो वो इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस था। आगे बढ़ के देखते हैं अगला। आगे देखें तो कांग्रेस की स्थापना के संबंधित मत हैं, कुछ जो मत हैं वो मतलब विवादित हैं। जैसे कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना जो है भारत की भलाई के लिए हुई करी एह्यूम ने, परंतु दादा भाई नेहरू जो थे इन सब लोगों ने माना कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो भारतीयों की भलाई के लिए हुई। पर लाला लाजपत राय ने माना कि जो है डफरिन और एह्यूम ने मिलकर भारतीयों के लिए नहीं अपनी सेफ्टी के लिए इस कांग्रेस की स्थापना की है। लाला लाजपत राय कहते थे, मतलब इनका एक पत्र था, लेखक थे उस पुस्तिका के, कि सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, मतलब डफरिन जो था उसको लग रहा था कि भारतीयों में जो 1857 की क्रांति की विफलता के बाद असंतोष बहुत ज़्यादा पनप रहा है। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ जो थी वो भारतीयों को बहुत ज़्यादा शोषित कर रहे थे। इस वजह से उनमें कहीं ना कहीं यह डर तो था ही कि भारतीयों में जो है असंतोष भयंकर है। तो डफरिन ने एह्यूम से कहकर, एह्यूम आईसीएस अधिकारी थे मैंने आपको बताया यहाँ पे, तो इनसे कहकर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करवाई। इसे सेफ्टी वाल्व सिद्धांत लाला लाजपत राय ने कहा कि जिस तरह मान लीजिए आपके घर में नल होगा तो नल से क्या होता है कि पानी ऊपर आता है। अब तो खैर समरसेबल हो गए, समरसेबल में भी होता है वाल्व, अब नहीं होता है, सॉरी, उसमें नल होते थे तो नल में वाल्व होते थे। जब मन किया तभी, मतलब जब हम चलाते थे तो पानी ऊपर आता था ना। तो ऐसा ही था कि मतलब सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत ऐसा ही था कि मतलब यह संगठन अंग्रेजों की सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा कि जहां विद्रोह होने वाला होगा उनकी बातें अंग्रेजों तक आसानी से, अंग्रेज अधिकारियों तक पहुंच जाएंगी और वह वहाँ के वहीं उसको दबा देंगे। अंग्रेज किसी अनुनय विनय से मानने वाले लोगों में से नहीं थे। अगर अनुनय विनय से मानते तो इतनी जल्दी भारत कब का आज़ाद हो जाता। यह बात उदारवादियों को समझनी चाहिए थी। लाला लाजपत राय, मैंने आपको बताया कि यंग इंडिया में इन्होंने सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया। ये पूछता है कि सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया, तो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया। लाला लाजपत राय ने ही कहा था कि जो कांग्रेस है वो डफरिन के दिमाग की उपज है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण कथन जो कांग्रेस के लिए, कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं जो कहे गए उस समय, उन कथनों के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि ये कथन परीक्षा में पूछे जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। लॉर्ड कर्जन वाला तो इतना फेमस कथन है ये कि इसको बहुत बार पूछा गया है पेपर में। कांग्रेस, लॉर्ड कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। मतलब लॉर्ड कर्जन का कहना था कि जो कांग्रेस है, क्योंकि 1885 से 1887 तक तो कांग्रेस जो अंग्रेज कहते थे वही करती थी, परंतु धीरे धीरे कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे उनमें से एक गुट अलग हो रहा था। मतलब जो नेता थे उनमें दो गुट होने लगे, एक उदारवादी गुट हो गया नरमपंथी, एक गर्मपंथी। तो अब गर्मपंथी जो नेता थे वो अंग्रेजों की सुनते नहीं थे। इस वजह से लॉर्ड कर्जन को कहीं ना कहीं अंदर डर था। तो वो चाहता था कि मैं जब तक हूँ तभी तक यहाँ पे भारत में कांग्रेस की समाप्ति हो जाए। मैं उसने इसीलिए कहा कि कांग्रेस की मौत की घड़ियाँ गिन रही है और मैं भारत में रहकर कांग्रेस की मौत की मदद करना चाहता हूँ। बाल गंगाधर तिलक का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कांग्रेस के लिए कि यदि वर्ष में हम एक बार मेंढक की तरह टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। बात सही है कि भाई कांग्रेस का हर साल एक अधिवेशन हो गया, एक अधिवेशन में आप चाहे जितना चिल्ला लें, फड़फड़ा लें, चाहे जो कह लें, क्या अंग्रेज इतनी आसानी से मान जाएंगे, आपको आज़ादी दे देंगे? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा। तीसरा अगर देखें, तीसरा स्टेटमेंट तो वह ये डफरिन का स्टेटमेंट है कि कांग्रेस जो है जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी संख्या सूक्ष्म है। मतलब इसने कहा कि कांग्रेस जो है कोई बहुत बड़ा
जिस डफरिन ने कांग्रेस को खड़ा करवाया, वही डफरिन बाद में ये कहने को मजबूर है कि कांग्रेस इतना बड़ा संगठन नहीं है कि यह पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर सके। जबकि सच्चाई यह थी कि धीरे धीरे करम दल वाले नेता पूरे भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापित करने में लगे थे। तो डफरिन ने कहा कि जो है कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। अब हम बात करते हैं प्रथम चरण की, जिसे उदारवादी चरण कहते हैं। मैंने आपको कांग्रेस के बारे में A to Z, कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुई, क्या क्या महत्वपूर्ण कारण थे, सब कुछ बताया। मैंने जिस तरह से आपको कांग्रेस के बारे में पढ़ाया, आप मान लीजिए इसी तरह अगर अपने नोट्स पे लिखते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं इसी तरीके, तो आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि गन पॉइंट्स से आपके दिमाग को जो है चीज़ें क्लिक करने में आसानी होती है। आप बहुत सारा मैटर लिख लेंगे, मान लीजिए पूरी बुक ही छाप ली, तो क्या ही फ़ायदा। तो इससे क्या होगा कि आपको जो है चीज़ें कम पढ़नी पड़ेंगी, कम पेपर टाइम। इतना लिखिए, मतलब अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाने का मतलब कि इतना नोट्स बनाया जाए, नोट्स में इतना ही लिखा जाए कि हम पेपर देने जाने से पहले एक दिन उसको पूरा रिवाइज कर सके। ऐसा नहीं है कि पूरी बुक छाप ली, आप बहुत अच्छी अच्छी हेडिंग्स बनाई और उनमें फूल पत्ती के बना के बहुत लंबी चौड़ी हेडिंग्स लिख लिया। अब लिख लेंगे तो फिर बाद में आप नहीं कर पाएंगे ना। मेरा कहना है कि मतलब जो आप नोट्स बनाएं उनको प्रॉपर वे में बनाएं कि जो भी टॉपिक हो वो बहुत थोड़ी जगह में या बहुत कम पेजों में आए, और जिससे आप पेपर देने जाने से पहले एक नज़र ज़रूर देख सकें। अब जैसे आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप क्या करिए, इसका जो है एक नोट बना लीजिए। जैसे मैंने गन पॉइंट्स लिखे हैं, आप देखेंगे को रिलेट करते हुए यहाँ पे सारे कांग्रेस को, उदारवादी वर्चस्व, ऐसे को रिलेट करते हुए मैंने, आप एरो के माध्यम से को रिलेट कर लीजिए, गोले बना के कर लीजिए, जैसे आपका मन करे, डिवाइडर से कर लीजिए, मगर चीज़ों को रिलेट करते चलिए। जब ऐसे को रिलेट करके आप लिखेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे खुद, तो फिर क्या होगा कि आपको ये कहानियाँ याद हो जाएंगी। और इतिहास जो है वो कहानियों का ही विषय है। इतिहास में कुछ बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कहानियों का विषय है, कड़ी से कड़ी जुड़ती है, और आप कड़ी से कड़ी जोड़ना सीख जाते हैं ओरली, तो फिर आपको जो तथ्य हैं वो भी आसानी से याद हो जाएंगे। तो मैं बता दिया जो मुझे बताना था। अब फिर से हम अपने टॉपिक पे लौटते हैं। टॉपिक है कि हम प्रथम चरण जो है पढ़ रहे हैं। तो प्रथम चरण, जिसे उदारवादी चरण कहते हैं, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1885 से 1905 के बीच में। 1885 से कांग्रेस की स्थापना होती है, और कांग्रेस की स्थापना के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीयों में एक नव चेतना जागृत हुई कांग्रेस की स्थापना के साथ। भले ही जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उससे आम जनमानस नहीं जुड़ रहा था, परंतु जो पढ़े लिखे लोग थे वो कांग्रेस से जुड़ते जा रहे थे, और एक एक करके ही 11 होते हैं, आप सब जानते हैं। तो कांग्रेस की जो स्थापना के साथ भारतीयों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ कि हम अंग्रेजों से अपना संगठन बनाकर हम अंग्रेजों से आसानी से लड़ सकते हैं। गर्मपंथी नेता जो थे उनमें यह विश्वास बहुत ही ज़्यादा था। उदारवादी नेताओं का यह मानना था कि हम भले अंग्रेजों से स्वराज्य ना ले पाएँ, पूर्ण स्वराज्य प्राप्त ना कर पाएँ, परंतु हम अंग्रेजों से, जैसे ऑस्ट्रेलिया कनाडा को उनने स्वशासन के तौर पर उपनिवेश बना लिया है, वैसे ही हमें आज़ाद कर देंगे, यह मानना था। पर देखिए, अब तो कांग्रेस जो प्रथम चरण था उसमें उदारवादियों का वर्चस्व था कांग्रेस में। जो उदारवादी लोग थे वो अधिकतर शहरी और शिक्षित लोग थे। प्रथम चरण का जो कांग्रेस संगठन था उसमें अधिकतर पढ़े लिखे लोगों की ही भरमार थी। वकील, पत्रकार, प्रोफेसर, इंजीनियर्स, इस टाइप के लोग जो शुरुआती दौर था कांग्रेस का उसमें सम्मिलित थे। कांग्रेस के जो प्रथम नेता थे, पहले के नेता, उन्हें नरमपंथी नेता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अनुनय विनय और प्रतिवेदन, ये सब, मतलब अनुनय विनय का मतलब जी हजूरी करके अंग्रेजों की किसी तरह अपनी बातें मनवाना, पत्र लिख दिया उसमें जी हजूरी बिल्कुल, तो इस तरह से वो अपनी बातें मनवाने की कोशिश करते थे। और या तो बहुत ज़्यादा हुआ तो शिष्टमंडल एक भेज देते थे।
कि भाई शिष्टमंडल हमारी तरफ से, शिष्टमंडल मतलब 3-4 लोग जाके मिल के आ जाते हैं अधिकारियों से। आप भी आज अगर कोई आपको समस्या होती है तो आप क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा हुआ तो आप 3-4 संभ्रांत लोगों को लेकर अधिकारियों के पास पहुंच जाते हैं और अपनी समस्याओं का हल करने के लिए अनुनय विनय करते हैं। वैसे ही उस समय चल रहा था, पर अंग्रेज इस अनुनय विनय से मानने वाले नहीं थे। शुरुआती दौर में जो आम जनता थी, जो जैसे गरीब, किसान, महिलाएं, मजदूर, ये सब कांग्रेस से नहीं जुड़ रहे थे। क्यों नहीं जुड़ रहे थे? इसका एक बड़ा कारण यह था क्योंकि उदारवादी नेता जो थे उनमें वो गट्स नहीं थे कि वो लोगों को प्रेरित कर सकें, कि अपने साथ जोड़ने के लिए प्रेरित कर सकें। वह लोगों पर इतना भरोसा नहीं अपना बना पा रहे थे कि हम उनके काम करवा ही देंगे। भाई आप आज भी जाते हैं किसी नेता के पास तो आप उसी के पास जाना पसंद करते हैं जो आपका काम करवा दे। आप उस नेता के पास कतई जाना पसंद नहीं करते जो आपका काम ना करे। तो वैसे ही पहले था कि आम जनता जो थी उनको लगता था कि इनके पास जाने से क्या फ़ायदा, ये अंग्रेज़ों से जाएंगे, जी हजूरी करेंगे, अंग्रेज़ों का मन होगा तो हमारे काम करेंगे, हमारी बातें मानेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं मानेंगे। तो इस वजह से आम जनता इनसे नहीं जुड़ पा रही थी। उदारवादी चरण के जो नेता थे उनमें सबसे प्रमुख नेताओं में से अगर नाम देखें तो दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय के नाम है। यह पूछता है कि मतलब नरमपंथी नेताओं के नाम बताइए। आपके पेट एग्जाम में गरमपंथी नेता पूछे गए हैं एक बार, तो हो सकता है आपसे कभी ना कभी नरमपंथी नेता पूछ ले। तो इनके नाम 3-4 नाम हैं, इनको आसानी से याद रखिए। ये लगते भी हैं नाम। आप देखिए, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मौलवी, ये लोग हैं। आप जब गरमपंथी नेताओं को देखेंगे तो वहाँ नाम ही से पता चलता है कि वो लोग मतलब गरमपंथी हैं ना। तो देखते हैं आगे उदारवादियों की कार्यप्रणाली। मैंने आपको बताया कि उदारवादियों की कार्यप्रणाली, उदारवादी जो थे वो क्या करते थे, एक साल में एक कांग्रेस का अधिवेशन बुलाते थे, उसमें लोगों की समस्याओं के लिए प्रस्ताव पारित किया जाता था और उन प्रस्तावों को मतलब जो मेन मोटी मोटी समस्याएं होती थी उनको जो है अंग्रेजों तक पहुंचाने के लिए प्रस्ताव पारित किए जाते थे और इन प्रस्तावों को समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया जाता था, जिससे कि जो है जो आम जनमानस है उस तक कांग्रेस के काम पहुंच सकें, या जो निर्णय लिए गए हैं कांग्रेस जो चाहती है कि संगठन में ऐसे काम होते रहें, उनके लिए समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक खबर पहुंच जाए। इस वजह से अधिवेशन बुलाकर प्रस्ताव पारित करना, ये कार्यप्रणाली, और इस बहुत नम्रता पूर्वक काम करते थे ये। अंग्रेजों से हमेशा प्रार्थना करके, अनुनय विनय करके अपनी मांगे रखते थे धीरे से कि बहुत साहेब बस आप ही हैं, आप कर दीजिए ये काम। तो ऐसा इस टाइप का काम करते थे, मांग रखते थे अपनी इस तरह। ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी ने यह महसूस किया कि भारतीयों की जो स्थिति है, भारतीयों की समस्याओं का समाधान भारत में रहकर नहीं हो पा रहा था। तो जो शिष्टमंडल था वो, ये लोग जो उदारवादी नेता थे, इनका जो शिष्टमंडल था यह ब्रिटेन आता जाता रहता था। तो अब क्या होने लगा कि जो दादा भाई नौरोजी हैं वो वहीं रहने लगे ब्रिटेन में। ब्रिटेन में 1887 में उन्होंने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। भारतीय सुधार समिति, ये मान लीजिए आपकी आज का पीजी, आप जैसे कहीं जाते हैं अपने घर के बाहर, मान लीजिए शहर में कहीं गए, तो आपको क्या होता है, आप किसी दोस्त रिश्तेदार के पास रुकते थे तो बिल्कुल हूबहू वही काम भारतीय सुधार समिति वहाँ ब्रिटेन में करती थी। लंदन में लोग जो जाते थे भारत से वो वहीं रह जाते थे दादा भाई नौरोजी के साथ। तो ऐसा संगठन था ये। और वहाँ भी जाकर क्या था कि ये लोग अंग्रेज़ों से ही मिलते थे, अंग्रेज़ों से मिलकर उनसे प्रतिवेदन देते थे, उनका अनुशंसा करते थे, उनकी प्रशंसा में कसीदे पढ़ते थे और उनसे अपने छोटे मोटे कामों के लिए आग्रह करते थे। 1892 उदारवादियों का मतलब कुछ वर्चस्व के कारण, या यूँ कहें कि कुछ मांगों के कारण 1892 में अंग्रेज़ों ने इनको खुश करने के लिए भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया, जिससे क्या हुआ कि भारतीयों की राजनैतिक क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी कर दी गई। 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, इसने स्थानीय निकाय में भारतीयों की जो सहभागिता थी उसको बढ़ाया।
इन्होंने किया क्या कि भारतीय जो मतलब परिषद अधिनियम आया 1892 का, उसके थ्रू ये हुआ कि स्थानीय निकाय चुनाव हुए, उनमें भारतीयों को बढ़ोतरी सीटें मतलब उनकी बढ़ाई गई, उनके वर्चस्व को थोड़ा आज़ाद किया गया। मतलब पहले, इसके पहले तक तो भारतीय जो थे बहुत दबे कुचले रहते थे, स्थानीय निकायों में उनका स्थान नहीं था, तो इन सब चीज़ों का बहुत दर्द था। मगर क्या हुआ कि 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम आया तो इनका अधिकार क्षेत्रों में बढ़ोतरी हो गई। 1892 में ही भारतीय मतलब जो उदारवादी नेता थे उनकी मांग थी कि भारत का जो खर्च होता है, मान लीजिए भारत में आप उपनिवेश है भारत अंग्रेजों का, तो भारत में आप कितना खर्च करते हैं ये तो बताइए। भारत का कोई एक बजट तो हो कि जिससे भारत की प्राथमिक शिक्षा, इन सब चीज़ों, प्राथमिक शिक्षा, सिंचाई, मतलब हेल्थ, इन सब के लिए आप कितना खर्चा करते हैं, व्यय की समीक्षा के लिए मांग करी। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने एक वेलबी आयोग का गठन कर दिया भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए। उदारवादी नेताओं ने मांग करी तो उन्होंने वेलबी आयोग का गठन कर दिया। कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष का मतलब कांग्रेस का जो उस समय का कोड था वो धर्मनिरपेक्ष कोड था। धर्मनिरपेक्ष आज भी सभी पार्टी अपने को धर्मनिरपेक्ष ही कहती हैं। क्यों? क्योंकि भारत ही धार्मिक रूप से सहिष्णु देश है। भारत में एक जाति एक धर्म के लोग नहीं रहते, यहाँ अनेकता में एकता वाला देश है ये। तो कोई भी यह नहीं कह सकता कि हम एक धर्म को लेकर चलेंगे, कोई भी पार्टी यह खुले मंच से यह नहीं कह सकती। तो उस समय जो कांग्रेस थी उसकी यही स्थिति थी कि कांग्रेस जो थी वो धर्मनिरपेक्ष बनने की कोशिश कर रही थी। उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष था 1885 में, वो आपने पढ़ा व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। पर कांग्रेस का दूसरे अधिवेशन का जो अध्यक्ष, फर्स्ट पारसी अध्यक्ष, आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, जो कि 1886 में बनाए गए। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबाजी थे, जो कि 1887 में बनाए गए, तीसरे अधिवेशन में कांग्रेस के। और कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में एक अंग्रेज, जो कि प्रथम ईसाई अध्यक्ष या यूं कहे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, जॉर्ज जूल, 1888 में बनाए गए। लंदन अब आगे देखें, आगे बढ़कर देखते हैं तो जो यहाँ पे संगठन काम कर रहा था भारत में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसको ज़रूरत थी अंग्रेज़ों के देश में सपोर्ट की। तो अंग्रेज़ों के देश में जो लंदन में मतलब ब्रिटेन में लंदन में 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया, जो कि भारतीयों, क्योंकि इस समय तक अंग्रेज़ों को क्या लगता था कि जो भारतीय हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, वो हमारी सुरक्षा के लिए है। तो इन्होंने वहाँ पे जो है ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की और उसका सचिव विलियम डिग्बी को बनाया। विलियम डिग्बी मतलब इस चीज़ का जो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया का मेन काम जो था वो भारतीय मसालों को ब्रिटेन के लोगों तक पहुंचाना था। मतलब ब्रिटेन के लोगों को भारतीय मसालों के रूप के स्वाद की जानकारी देना या भारतीय मसालों की जानकारी देना था। और इनकी एक ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की एक पत्रिका निकलती थी, इंडिया पत्रिका। इसमें क्या होता था, मसालों के बारे में ही लिखा रहता था। तो भारतीयों इससे क्या होगा कि भारतीय चीज़ें वहाँ बिकेंगी, ब्रिटेन में उपनिवेश, भारत से आया सामान का बढ़ेगा, बाजार बढ़ेगा, तो भारतीयों को फ़ायदा होगा, यह मानना था ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया का। और जब उदारवादी चरण में आप देखेंगे तो जो उसका प्रथम चरण था उसमें क्या हुआ कि दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। रनाडे थे, उन्होंने क्या किया कि औद्योगिक विकास की बात की। उन्होंने कहा कि भारत में फैक्ट्रियां लगाई जाए, भारत का औद्योगिक विकास किया जाए, जिससे यहाँ के दबे कुचले मजदूर वर्ग को आसानी से रोजगार प्राप्त हो सके। तो ये देखेंगे आपकी रनाडे ने कहा। आरसी दत्त ने एक बुक लिखी जिसका नाम था भारत का आर्थिक इतिहास। आरसी दत्त की ये बुक काफ़ी फेमस बुक है। तो इस वजह से इस युग को क्या कहा जा सकता है, आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी कहा जा सकता है। कभी कभी नाम आपको देखने को मिल जाएगा कि उदारवादी युग को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो आप बिल्कुल भौचक्का ना होइए कि इन्होंने आर्थिक राष्ट्रवादी युग क्यों सही माना है आंसर। क्योंकि भारत में प्रथम तो मैंने आपको बताया कि धन निष्कासन का सिद्धांत नौरोजी ने दिया, रनाडे ने औद्योगिक विकास की बात
आरसी दत्त भारत का आर्थिक इतिहास की बात करिए। आरसी दत्त का पूरा नाम रमेश चंद्र दत्त था। अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में लिखा है कि उदारवादियों की मांग, जो हेडिंग है उसका नाम है उदारवादियों। उदारवादी क्या मांगे थी कांग्रेस की, मतलब उस समय की जो कांग्रेस थी उनकी अंग्रेजों से क्या मांगे थी, यह बात समझनी जरूरी है, क्योंकि आपके पेपर में अगर मैंने बताया आपको स्टेटमेंट पूछे जाते हैं तो ये सारी चीज़ें ही पूछी जाती हैं। उदारवादियों की मांगे थी कि जो भारतीय सिविल सेवाएं परीक्षाएं होती हैं उनका, जो सिविल सेवाओं परीक्षाओं का उनका भारतीयकरण कर दिया जाए। भारतीयकरण का मतलब कि भारत के लोगों को आईसीएस की परीक्षा में भाग दिया जाए और आईसीएस अधिकारी भारतीय बनाए जाएं, भारतीयों को आगे बढ़ाया जाए आईसीएस में, यह मांग थी। क्योंकि जब आप मान लीजिए आप सिविल सेवा में प्रशासनिक अधिकारी हैं कहीं, तो आपकी अपने क्षेत्र के प्रति कुछ तो लचक हो ही जाता है ना। तो इस वजह से क्या होता था, इस वजह से भारतीय चाहते थे कि जो सिविल सेवाएं इनका भारतीयकरण कर दिया जाए। और इनका कहना था उदारवादियों का कि विधानसभाओं का विस्तार किया जाए जिससे सदस्यों की सहभागिता बढ़े, मतलब देशी सदस्यों की सहभागिता बढ़े। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में यही किया गया था। इनकी इस मांग को पूरा करने के लिए 1892 जो आपका भारतीय परिषद अधिनियम आया था अंग्रेजों के समय, वो इसीलिए कि आया कि विधानसभाओं का जो है विस्तार किया जाए और भारतीय लोगों को चुनाव लड़ने का मौका स्थानीय निकाय में मिल सके। न्याय अधिकारों को कार्यकारी अधिकारों से पृथक रखा जाए। ऐसा क्यों कहा उदारवादियों ने? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि न्याय, उस समय जो अंग्रेज थे उनका न्याय क्या था, उनका न्याय था अगर उनके खिलाफ आप बोलेंगे तो आपको दंड मिलेगा। पर उदारवादी क्या चाहते थे कि कार्य को देखकर किसी के उसको दंड ना दिया जाए। अगर कोई मान लीजिए अपना विरोध कर रहा है तो उसकी बात सुनी जाए, ऐसा मानना था इनका। एक बात और थी कि मतलब ये जो उदारवादी थे ये क्यों चाहते थे भारत आज़ाद हो, स्वतंत्रता संग्राम, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे छोटे देश जिन्हें ब्रिटेन ने स्वशासित उपनिवेश घोषित कर दिया था, इस वजह से क्या हुआ कि इन्होंने अपने अधिकारों में विधानसभाओं का विस्तार, मतलब अपनी राजनैतिक जो अधिकार थे उनकी मांग को बढ़ाया और स्वशासन की बात की। मतलब हमें अपना शासन अपने हाथों के द्वारा किया देने जाना चाहिए। भले आप हमसे टैक्स लेते रहिए हमारे घर में, मगर हमें हमारे अधिकार दीजिए, हमें चुनाव लड़ने दीजिए, हमें हमारे लोगों पे रूल करने दीजिए, ये ऐसा मानना था। आगे देखते हैं अगर अगले स्लाइड की बात करें तो इसमें लिखा है उदारवादियों की सीमाएं। उदारवादियों की सीमाएं मतलब डिसएडवांटेज, कहाँ तक उदारवादियों की सीमाएं थी, क्या था कि मतलब उदारवादी किस जगह तक सोच सके, कहाँ तक पहुँच सके, ये बात। उदारवादी युग का विशेष महत्व नहीं देते इतिहासकार, तो इसीलिए इसमें लिखा है कि उदारवादी युग का कोई विशेष महत्व नहीं है। परंतु उदारवादियों के अंदर जो दो भावनाएं थी वो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थी। एक तो थी उनमें देशभक्ति की भावना, दूसरी राजभक्ति। देशभक्ति मतलब वो चाहते थे कि भारत स्वराज की ओर बढ़े, मगर वह यह भी चाहते थे उदारवादी नेता कि उनके अंदर राजभक्ति थी। मतलब वो जो है अंग्रेजों के कानून को न्यायप्रिय मानते थे। वो सोचते थे कि अगर भारत में कानून बन रहे हैं तो ये भारतीयों के भले के लिए हैं, ऐसा उदारवादियों का मानना था। उदारवादी मतलब सोचते थे कि ये अंग्रेज इतने बुरे लोग नहीं हैं, जबकि अंग्रेज बिना किसी दबाव के या बिना किसी हिंसा के मानने वाले ही नहीं थे। आपने सुना होगा सठ्ठम समाचार, तो वही बात थी कि अंग्रेज बहुत दुष्ट किस्म के थे, उनको प्यार की भाषा समझ में ही नहीं आने वाली थी, मगर जो उदारवादी नेता थे वो उनके लिए हमेशा स्वामी भक्त बनकर खड़े रहते थे। मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों की न्यायप्रियता में आस्था थी, व्यक्तिगत बलिदान की भावना का अभाव था। उदारवादी नेताओं में क्या था कि व्यक्तिगत बलिदान की भावना का अभाव। गोपाल कृष्ण गोखले को अगर छोड़ दें, गोपाल कृष्ण गोखले को अगर छोड़ दें तो बाकी सारे जितने भी नेता थे उनमें जो है आत्म बलिदान की भावनाएं नहीं थी। वो अपने स्वार्थ को कहीं ना कहीं त्याग नहीं पा रहे थे, इस वजह से वो अंग्रेजों की चाटुकारिता में लगे थे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ
वकील थे, कुछ पत्रकार थे। तो जो पढ़ा लिखा वर्ग था उनको नौकरी कौन दे रहा था? उस समय तो ब्रिटिश सरकार ही उन्हें नौकरी दे रही थी ना। तो वो उस चीज़ को देखकर राज्य भक्त, स्वामी भक्त भी थे। तो इस वजह से उनके अंदर कुछ जो भावनाएं थी, जो बलिदान की भावनाएं होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। जैसा आप गर्मपंथी नेताओं में देखेंगे, भगत सिंह लोगों को, तो वो क्रांतिकारी लोग थे, उन्हें तो हंसते हंसते फांसी कबूल कर ली। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि भारत में एक भगत भले मरे मगर 1000 भगत पैदा हों। और इसी कारण इनमें क्या था कि युवा शक्ति का अभाव था। इनके जो ये आप अपना बलिदान नहीं करेंगे तो युवा शक्ति आपके पास नहीं आएगी। युवा शक्ति वहीं जाती है जहां तेज तर्रार दिखाई देते हैं लोग, जहां, क्योंकि यह जो युवा शक्ति मतलब आप देखेंगे 16 से 17 या 18 20 वर्ष की जो उम्र है, इसमें तड़क भड़क वाली चीज़ें बहुत पसंद होते हैं। तो लोगों को इनकी तरफ, उदारवादियों की तरफ इनका अट्रैक्शन ही नहीं बन पा रहा था। मतलब युवाओं का, युवा गर्मपंथी नेताओं के साथ ज़्यादा जा रहे थे। लॉर्ड डफरिन ने जो है कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहा लास्ट में। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि आप देखेंगे 1805 आते आते जो है लॉर्ड डफरिन हो या कोई भी हो, अंग्रेज सारे कांग्रेस से नाखुश हो रहे थे। क्योंकि गर्मपंथी नेताओं का कांग्रेस में वर्चस्व बढ़ रहा था, उधर बंगाल विभाजन की तैयारियां जोरों पर थी और गर्मपंथी नेता इसके लिए पुरजोर विरोध करने की कोशिश कर रहे थे। तो लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा कि जो कांग्रेस है ये राष्ट्रद्रोहियों की एक संस्था है। तो आपका जो उदारवादी चरण है यहीं से ख़त्म होता है। मैं कल आपको, आज शाम को ही हो सकेगा तो, जो दूसरा चरण है गर्मपंथी चरण, उसके बारे में पढ़ाऊँगा। आप ध्यान से पढ़िए, इसको पूरा डिटेल में सुनिए। मैं फिर कह रहा हूँ, इसके गन पॉइंट्स के थ्रू ही नोट्स को बनाइए, आपको लिखने में आसानी होगी। थोड़ा लिखेगा, एक पेज होगा तो आपका पढ़ने में भी मन करेगा। और फिर आप क्या करिए, एक बार अगर आपने बना लिया, उसके बाद आप मोबाइल चलाते हैं तो आप मेरे वीडियो को 2x स्पीड पे देख लीजिए, जिससे आपको कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी। आपको यह कॉन्सेप्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सहृदय धन्यवाद।